नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है आईपीएल का संग्राम। जी हां, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच 50वां मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर। जब दोनों टीम्स आमने सामने होंगी तो इरादा सिर्फ जीत का होगा। हालांकि आईपीएल के इस सीजन में दिल्ली का परफॉर्मेंस काफी निराशाजनक रहा है, लेकिन पिछले मैच में दिल्ली ने जिस तरह आईपीएल के टॉप पर बनी टीम गुजरात टाइटंस को हराया था, उससे इतना तो कहा जा सकता है कि दिल्ली में पोटेंशियल की कमी नहीं है और वो इतनी जल्दी हार मानने वाले भी नहीं है। दूसरी तरफ बेंगलुरु जो आज जीत दर्ज कर प्लेऑफ की राह आसान करना चाहेगी, लेकिन क्या ये प्लेऑफ की राह इतनी आसान होगी? क्या परिस्थितियां अरुण जेटली मैदान के पिच पर बन सकती हैं और इन परिस्थितियों में कौन किस पर भारी पड़ सकता है, इसके बारे में इस रिपोर्ट में जानिए। महामुकाबले के आज के दूसरे मैच के लिए हो जाइए तैयार। दो विदेशी कप्तान भरेंगे आज हुंकार। आज कौन पड़ेगा किस पर भारी? क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग की आज है बारी। फाप तैयार हैं। वार्नर को अपने होम ग्राउंड पर बेंगलुरु का इंतजार है। कुछ ही देर में भिड़ेंगी दो विदेशी कप्तानों की देसी टीमें। दोनों को आज जीत का इंतजार है। अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी की टीम जब उतरेगी तो दिल्ली अपने पिछली हार का बदला लेना चाहेगी। पिछले मुकाबले में बेंगलुरु ने दिल्ली को 23 रन चलाया था। ऐसे में दिल्ली के दिमाग में जीत से कम कुछ नहीं चल रहा होगा। भले ही दिल्ली का प्लेऑफ में पहुंचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आजमाइश में जुटी होगी। दोनों के बीच अब तक खेले गए मैच के आंकड़ों और पिच की परिस्थिति से समझते हैं कि आज कौन किस पर भारी पड़ सकता है। क्या कहते हैं इस पिच पर दोनों ही टीमों के आंकड़े? दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन में 9 मैच खेले हैं। 3 जीत के बाद अंक तालिका में सबसे नीचे है दिल्ली। बेंगलुरु ने इस सीजन में 9 मैच खेले हैं। बेंगलुरु को 5 में मिली है जीत और 4 में हार। आईपीएल में दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ 29 मैच खेले हैं। 18 मैच में आरसीबी की जीत हुई, 10 में दिल्ली जीता। अब इन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो आईपीएल में दोनों के बीच ओवरऑल मुकाबले में बेंगलुरु भारी है, लेकिन दिल्ली को दिल्ली की पिच पर हराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछला मुकाबला दिल्ली में खेला गया था और दिल्ली ने गुजरात को मात दी थी। दिल्ली के पास वार्नर के रूप में विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 9 मैच में 308 रन बनाए हैं, तो वहीं ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल हैं, जो 9 मैच में 338 रन बनाने के साथ ही 8 विकेट भी ले चुके हैं। वहीं कुलदीप यादव अपने फिरकी से गजब का करिश्मा दिखा रहे हैं। यादव ने 9 मैच में 8 विकेट लिए हैं। वहीं बात करें आरसीबी की तो इन्हें किसी भी हाल में कम नहीं आंका जा सकता। विराट का दिल्ली होम ग्राउंड भले ही हो, वो बेंगलुरु से खेलते हैं। ऐसे में विराट आज करिश्मा कर सकते हैं। विराट ने सीजन में 9 मैच में 364 रन बनाए हैं। वहीं कप्तान फाफ ने 9 मैच में 466 रन बनाए हैं। बेंगलुरु की तरफ से सिराज ने 9 मैच में 15 विकेट लिए। इतना ही नहीं, ग्लेन मैक्सवेल हसरंगा के रूप में विस्फोटक बल्लेबाज आरसीबी के पास, तो वहीं हेजलवुड हर्षल पटेल के रूप में घातक गेंदबाज भी। अब ऐसे में बेंगलुरु की टीम को हराना दिल्ली के लिए इतना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज के इस मैच पर बातचीत करेंगे। रंजना हमारी सहयोगी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ मौजूद है। सुशील कौशिक ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजना, पहले आपके पास आते हैं, क्योंकि आज का जो मैच है उसमें विराट कोहली जैसा स्टार बल्लेबाज है, 2 विदेशी कप्तान की देसी टीम मैदान पर भिड़ेंगी दिल्ली के। किस तरह के कयास, किस तरह के उन टीमों में चाहने वाले, कौन किस टीम को चाहता है, कौन जीते कौन हारे, क्या कह रहे हैं क्रिकेट फैंस? लगता है रंजना तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। सुशील ग्वालियर से हमारे सहयोगी रोमांच से भरा हुआ है हमारे साथ जो जी रंजना, आप कंटिन्यू कीजिए। जी आशीष, बिल्कुल हमारे साथ जो क्रिकेटर्स हैं नन्हे नन्हे हैं, लेकिन इनसे बात करेंगे कि आखिर आज का जो मैच है कितना रोमांच से भरा हुआ, क्या लग रहा है आज के मैच को लेकर, कौन किस पर भारी साबित होगा? सीएसके एमआई पर, सीएसके एमआई पर, सीएसके एमआई पे भारी पड़ेगी। आज का मैच क्या लग रहा है आपको, कितना निर्णायक साबित होगा? कौन कौन सी टीम आपस में भिड़ रही है और कौन किस पे भारी साबित होगा? देखिए, सीएसके और एमआई है और सामने
मेरी फेवरेट टीम तो सीएसके है और मेरे हिसाब से सीएसके ही एमआई पे भारी पड़ेगी और सीएसके ही जीतेगी आज का मैच। आप क्या कह रहे हो? आपको क्या लग रहा है? आप बताएं। सीएसके क्यों? क्योंकि सीएसके के पास महेंद्र सिंह धोनी है और आप क्या कह रहे हैं आज के मैच को लेकर? उनके पास से मुंबई इंडियन के पास कुछ नहीं है, बस एक रोहित है शर्मा है और एक ईशान किशन है। और चेन्नई सुपर किंग के पास धोनी और पता नहीं कौन कौन। रंजना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बारे में क्या ख्याल है? वहां भी विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ी हैं और बच्चों के फेवरेट हैं। उनके पास एमएस धोनी है, मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इन द आईपीएल और उसके पास सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बारे में आपका क्या कहना है? आज शायद उनके बीच मैच है ना? नहीं तो हाँ, रॉयल चैलेंजर्स का शाम को है। हाँ, 7:30 बजे है ना? हाँ, तो क्या लग रहा है उनके बीच में? रॉयल चैलेंजर्स जीतेगी शाम का मैच। और आप? सर, चेन्नई सुपर किंग मुंबई इंडियंस की ओर भारी पड़ेगी। जी आज शायद चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का नहीं है, लेकिन रात 7:30 डबल हेडर मुकाबले हैं रंजना। पहला चेन्नई सुपर किंग्स और ये जो पहले मुकाबले उसमें चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का मुकाबला है, तो वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स दोनों टीम्स आपस में भिड़ रहे हैं। रंजना, आप बने रहिए हमारे साथ। सुशील के पास चलते हैं, ग्वालियर, वहां से भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ क्रिकेट के चाहने वाले या खेलने वाले उनके साथ इस वक्त कौन है? सुशील, आप इस वक्त कहां पर हैं? और चूंकि चेन्नई मुंबई का पहला मैच था और अब हम बात करें इसके जो डबल हेडर मुकाबले में जो सेकंड कंपटीशन होना है दिल्ली में, विराट कोहली इसमें एक बड़ा स्टार खिलाड़ी है और दो विदेशी कप्तानों की देसी टीम आज भिड़ रही है दिल्ली के ग्राउंड पर। क्या कुछ है फैंस के कहने इस पर? सुशील। बिल्कुल, देखिए आज बेंगलोर और दूसरा जो मुकाबला है, क्या लगता है आपको कितना महत्वपूर्ण मुकाबला है आज दूसरा जो मैच है? आरसीबी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला होगा क्योंकि क्वालिफाई की रेस में बने रहना चाहते हैं अगर तो। लेकिन दिल्ली ने भी मोमेंटम पकड़ चुके हैं वो लोग, उनके बॉलर्स भी काफ़ी मतलब कांटे का मैच होगा, कुछ कह नहीं सकते अभी। कौन की प्लेयर होगा आज के मैच में? की प्ले आरसीबी की तरफ से फैफ डुप्लेसिस और डीसी की तरफ से डेविड वार्नर। अच्छा, दोनों टीमों के कप्तान विदेशी है। क्या लगता है आज कितना महत्वपूर्ण मैच है दोनों टीमों के? काफ़ी महत्वपूर्ण मैच है और मैं आरसीबी के मुताबिक से काफ़ी मैं क्योंकि उसको क्वालिफायर करना है और डीसी तो वैसे करेगी नहीं क्वालिफायर क्योंकि वो काफ़ी उनका मोमेंटम पकड़ चुकी है, लेकिन क्वालिफायर की रेस में नहीं है बरकरार वो। लेकिन आरसीबी का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, अगर आज हारती है तो प्लेऑफ्स का जो टॉप 4 में उसको संभावना खत्म हो सकती है और आरसीबी के लिए बहुत बड़ी परेशानी। आप ये बताइए कि गुजरात बेहतरीन खेल रही है इस बार, क्या लगता है कि इस में कौन हो सकता है टॉप 3 की टीमों में? टॉप 3 की टीमों में जीटी, एलएसजी एंड सीएसके। अच्छा, दिल्ली का इस बार किस तरह का परफॉर्मेंस नजर आ रहा है आपको? दिल्ली एक्चुअली में खेल तो अच्छा रही है लेकिन टीम सपोर्ट नहीं मिल रहा है और बैड लक। तो आप देख सकते हैं कि जो मैच है उसमें भी इनका यही कहना है कि रॉयल क्रिकेट के चाहने वाले भी आंकड़ों के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से अपनी बातें रखते हैं। हालांकि जिनकी जो फेवरेट टीम है या जिनके जो फेवरेट खिलाड़ी हैं उनकी टीम भले कैसा भी परफॉर्म करे, उनकी उम्मीदें, उनकी दुआएं उन्हीं के साथ रहती हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए, क्रिकेट फैन से बातचीत करने के लिए, उनके ओपिनियन पहुंचाने के लिए। और चलिए बात करते हैं कुश्ती संघ के दंगल की। देश में 23 अप्रैल से एक बड़ी घटना चल रही है जिस पर संवाद अब जरूरी हो गया है क्योंकि देश के जाने माने पहलवानों और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच एक जोरदार दंगल चल रहा है। दरअसल रेसलर्स ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। 7 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप लगाया और इसमें एक नाबालिग भी शामिल है, यानी यह मुद्दा बहुत सेंसिटिव है और इस मुद्दे को लेकर रेसलर्स ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते 23 अप्रैल को देश की संसद से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान धरना देने पहुंच गए थे और तब से यह धरना जारी है। लेकिन असली कहानी 23 अप्रैल से काफी पहले शुरू होती है। 18 जनवरी 2023 को विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे स्टार फेम वाले पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर
रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। 19 जनवरी 2023 को कई रेसलर्स खेल मंत्रालय के अधिकारियों से मिले और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और इससे जुड़े राज्यों के एसोसिएशंस को बंद किए जाने की मांग की। यानी अब बात ब्रजभूषण शरण सिंह से काफी आगे बढ़ चुकी थी। इसके बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से लंबी मीटिंग की, जिसके चलते खिलाड़ियों को एक तरफ सांत्वना देने की कोशिश की गई, उनके मुद्दों को समझने का प्रयास किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने जांच के लिए एक न्यूट्रल कमेटी बनाए जाने की मांग की। और इसके बाद 20 जनवरी को खिलाड़ियों को अनुराग ठाकुर के साथ मीटिंग के लिए जाना था। अनुराग ठाकुर अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द करके पूरे दिन अपने घर पर इनका वेट करते रहे, लेकिन रेसलर्स ने आगे की बातचीत के लिए मना कर दिया। हालांकि बाद में ये रेसलर्स अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे और उनके साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें पहलवानों ने यह कहा कि वो सरकार के एक्शन से खुश हैं। इसके अगले दिन यानी 21 जनवरी को रेसलर्स ने अपना प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। तो वहीं अब इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको कुछ और तथ्य बताते हैं। दरअसल 21 जनवरी को रेसलर्स ने धरना खत्म करने का ऐलान किया था और उधर कमेटी अपना काम कर रही थी। इधर रेसलर्स अपने डिमांड पर डिमांड कर रहे थे, जबकि रेसलर्स अपने ही स्टैंड पर टिके रहने को तैयार नहीं हैं। विवाद के अखाड़े में पहलवान अब आर पार की लड़ाई के मूड में थे, लेकिन 20 जनवरी 2023 को खेल मंत्री के साथ मीटिंग रद्द करने के ठीक 2 दिन बाद 23 जनवरी 2023 को मैरीकॉम की अध्यक्षता में ओवरसाइट कमेटी भी बन गई, जिसमें योगेश्वर दत्त समेत 5 सदस्य भी थे। हालांकि रेसलर योगेश दत्त के नाम पर भड़क गए, जिसके बाद इन्हीं की डिमांड पर कमेटी में बबीता फोगाट का नाम भी जोड़ा गया। यानी एक एक करके इनकी हर मांग पूरी की जा रही थी। कमेटी की जांच भी जारी थी, लेकिन इस जांच के बीच बजरंग दिनेश और साक्षी मलिक जैसे बड़े खिलाड़ियों ने कुछ अहम टूर्नामेंट से खुद को दूर रखा। यानी जो इनका पहला धर्म था, जहां इन्हें होना चाहिए था, वहां ये लोग नहीं थे। इस पूरे विवाद के बीच देश का एक बड़ा नुकसान भी हुआ, क्योंकि 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच दिल्ली में 2023 के एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन होना था, जिसे भारत होस्ट कर रहा था। लेकिन भारत में चल रहे विवाद के चलते यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो कि रेसलिंग की ग्लोबल बॉडी है, उसने चैंपियनशिप को दिल्ली की जगह कजाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया। सोचिए अगर दिल्ली में ये इवेंट रद्द नहीं हुआ होता तो बहुत सारे यंग रेसलर को भारत की जमीन पर एक ग्लोबल इवेंट देखने का मौका मिलता। इस इवेंट से काफी कुछ सीखने का मौका मिलता। इतना कुछ होने के बावजूद 21 मार्च को विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने खेल मंत्रालय से इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप में जाने की अपील की। इस मांग को पूरा करते हुए बजरंग पुनिया को कजाकिस्तान में 16 दिन की ट्रेनिंग और विनेश फोगाट को पोलैंड में 11 दिन की ट्रेनिंग के लिए भेजने की तैयारी खेल मंत्रालय ने करा दी। लेकिन सारी तैयारी हो जाने के बाद दोनों ने जाने से ही मना कर दिया। बाद में इनकी तरफ से कहा गया कि देश में इतना कुछ चल रहा है तो हम देश के बाहर कैसे जा सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप में जाने की डिमांड भी खुद इनकी ही तरफ से की गई थी। यानी रेसलर्स के प्रोटेस्ट से न सिर्फ देश के युवा पहलवानों का नुकसान हुआ, बल्कि देश के हाथ आया एक बड़े आयोजन का मौका भी निकल गया। इस बीच 9 अप्रैल को कजाकिस्तान में होने वाले एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए बजरंग पुनिया, रवि दहिया और विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ी क्वालिफाई तक नहीं कर पाए, क्योंकि ये ट्रायल्स में शामिल ही नहीं हुए, और ट्रायल्स जब नहीं हुई तो फिर क्वालिफाई करने का सवाल ही नहीं उठता। और इस चैंपियनशिप के बारे में पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, और ये पूरा इवेंट पहले दिल्ली में होना था। रेसलर्स खेल से खाली हुए तो दोबारा प्रदर्शन में ही अपना अखाड़ा बना लिया। ऐसा क्यों हुआ, इसे भी इस रिपोर्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तारीख 23 अप्रैल, जगह दिल्ली। ये वो तारीख थी जब विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और उनकी पत्नी संगीता फोगाट और साक्षी मलिक जंतर मंतर पर धरना देने पहुंच गए। यानी शुरुआत में सिर्फ 4 लोग थे और इसमें भी 3 लोग तो एक ही परिवार के थे।
इसके 2 दिन पहले इनकी तरफ से कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में एफआईआर के लिए एक शिकायत भी दी गई थी। जंतर मंतर पहुंचते ही साक्षी मलिक ने आरोप लगाया कि 2 दिन में पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि शिकायत करने वाली 7 महिला खिलाड़ियों में से एक नाबालिग है, यानी ये पॉक्सो का मामला है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि पॉक्सो के तहत अगर घटना के 24 घंटे के भीतर शिकायत की जाए तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन इस केस में शिकायत घटना के कुछ साल बाद दर्ज कराई गई थी। इस बीच 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शन कर रहे रेसलर्स की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया, जिसमें ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की गई थी। रेसलर ने वकील के तौर पर कपिल सिब्बल का नाम चुना, जो काफी महंगे वकील माने जाते हैं। मामले की सुनवाई 28 अप्रैल को थी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस आज ही इस मामले में एफआईआर रजिस्टर कर रही है और शिकायत करने वाली महिला खिलाड़ियों की सिक्योरिटी भी इंश्योर कर दी गई है, लेकिन विवादों का अखाड़ा फिर भी जारी रहा। अब जरा गोल पोस्ट बदलने वाला दंगल भी देख लीजिए। आप इस बात को समझिए कि कैसे पहलवानों की लड़ाई WFI के खिलाफ शुरू हुई थी और कैसे मामला यौन शोषण के आरोपों तक पहुंच गया। जनवरी में मामला शुरू हुआ था न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की मांग के साथ, जिसके लिए ओवरसाइट कमेटी बनी। अप्रैल में ये मुद्दा ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर तक पहुंच गया और कहा गया कि हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। खैर, ये एफआईआर दर्ज भी हो गई। इसके बाद गोल पोस्ट फिर एक बार बदल गया और कहा गया कि ब्रजभूषण को तुरंत अरेस्ट किया जाए और उन्हें सांसद समेत सभी पदों से तुरंत हटा दिया जाए, तभी हम अपना धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। इतना ही नहीं, 4 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में रखी गई एफआईआर और सुरक्षा वाली दोनों मांग पूरी हो गई है, इसीलिए हम इस मामले को बंद कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर विनेश फोगाट का एक वीडियो सामने आ गया, जिसमें वो कथित तौर पर खाप को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ऊपर बता रही हैं और पहलवानों की तरफ से खाप की मदद मांगी जा रही है। लेकिन जो भी फैसला होगा, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितनी भी खाप पंचायतें हैं, हमेशा वही लेती आई हैं। हर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से पहला फैसला हमारा जो भी होता है, हमारी खाप पंचायतें लेती हैं। जो भी वो फैसला लेंगे, हम उनका फैसला होगा, उनका पालन करेंगे। इतना ही नहीं, इन पहलवानों ने जनवरी में कहा था कि हमें किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं चाहिए, लेकिन मई का महीना आते आते इनके मंच पर अपने आलीशान बंगले को लेकर विवादों में घिरे अरविंद केजरीवाल भी दिखे, प्रियंका वाड्रा भी दिखी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, वृंदा करात, नवजोत सिंह सिद्धू, कुमारी शैलजा से लेकर सौरभ भारद्वाज तक दिखे। इसके साथ ही पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प की भी खबर आई और पीटी उषा के साथ बदसलूकी वाली घटना भी सबने देखी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जंतर मंतर पर धरना दे रहे कई खिलाड़ियों ने देश का मान और सम्मान दोनों बढ़ाया है, लेकिन इस ताजा दंगल में उनका स्पोर्ट्समैन वाला स्पिरिट मिसिंग है, क्योंकि बार बार गोल पोस्ट बदलना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब ये दंगल कहां तक जाने वाला है, ये भी देखना अहम होगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।